Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today is the second class of your chapter number 4, quadratic equation. In the first session, we learned how to identify quadratic equation. Okay, 1 second. हेलो, हाँ, हमने आइडेंटिफाई करना सीखा पहले क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई कैसे करें. हाँ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये सीखा. आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे. अब बनाएंगे कैसे, हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी स्टेटमेंट फॉर्म में. किस फॉर्म में? स्टेटमेंट फॉर्म में हमको कुछ इक्वेशन गिवन होगी, उससे हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्चुअली हम तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक. मतलब इस चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो वैसी ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि उससे इक्वेशन बनाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बने. ठीक है, यानी हम तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे आज की क्लास में. ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन तीसरा चैप्टर है उसमें भी ये काम करना होगा. इंफॉर्मेशन गिवन होगी और इक्वेशन बनाएंगे. वहां पे वैसी वाली इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि उससे लीनियर इक्वेशन बनेगी. ठीक है, समझ आया? तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस, है ना, हाउ टू फ्रेम. तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो हैं ये आपके पुराने मैथ्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल, एज प्रॉब्लम. एज प्रॉब्लम समझते हो भाई? राम श्याम से 3 साल बड़ा है, 5 साल पहले वो उसका इतना गुना था, इसको कहते हैं एज प्रॉब्लम. ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. मतलब पुरानी मैथ्स में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स इन 2 चैप्टर में कवर होंगे. किसमें? तीसरे में और चौथे में. मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उससे इक्वेशन बनेगी. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वहां पे फिर लीनियर इक्वेशन बनेगी. ठीक है, और इक्वेशन बनने के बाद क्या होगा? फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. क्या करना होगा? सॉल्व. सॉल्व करने के हमको यहाँ पे 3 मेथड सिखाए गए हैं चैप्टर नंबर 4 में. तो तीनों मेथड अपने को आने चाहिए. तीनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पर्टिकुलरली कहता है कि नहीं आप तो इसी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताएं. और अगर वो नहीं कहता है तब आपके पास ऑप्शन होता है किसी भी मेथड से करें. बट वो पर्टिकुलरली कई बार कह चुका है और आगे भी कह सकता है कि मुझे तो इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है. तो इन शॉर्ट हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमको तीनों ही मेथड अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, तो पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है हमारा ना. इस चैप्टर में क्या क्या करना है फटाफट से रिकॉल करवा देता हूं. हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया. सबसे पहले क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया. ठीक है, अब अपन सीखेंगे फ्रेमिंग. फ्रेमिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फ्रेमिंग मतलब वही बनाना, इक्वेशन बनाना. ठीक है, इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व करना सीखेंगे. और सॉल्व करने के कितने? 3 मेथड्स आएंगे. आएंगे जब बताऊंगा उन मेथड्स का नाम क्या है. सॉल्व करने के भी कितने मेथड्स आएंगे? 3. तो अभी अपन सेकंड स्टेज पर है. इंट्रोडक्शन हो गया है, अभी अपन चैप्टर में सेकंड स्टेज पर है, यानी कि फ्रेम करना सीख रहे हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स. इसको वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ड. वर्ड मतलब होता है शब्द. शब्दों का एक माया जाल है. एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको मैथ्स में कन्वर्ट, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है. भाई वर्ड्स तो इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश के स्टेटमेंट्स हैं, उनको मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, क्लियर है? चलें स्टार्ट करें. ओके, और एक टॉपिक और है यहाँ पे, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. तो कुल मिला के 4 टॉपिक हैं. अभी अपन सेकंड टॉपिक में एक तरीके से, है ना. ठीक है, डालिए हेडिंग. देख पा रहे हैं आप? हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स. हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स. 9th में भी सीखा था हमने, याद हो तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ. हाँ, ये नोट्स वाले उस पेज पे ही डालेंगे जो अपन ने गैप छोड़ा था, वहीं पे डालना है. जो 9th क्लास में आए थे बच्चे उनको ध्यान होगा, हमने किया है ये, 9th में भी किया है ये प्रैक्टिस. अभी थोड़ी हायर लेवल पे करेंगे, है ना. एनी न्यू स्टूडेंट? नहीं? हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम फ्रॉम व्हाट? स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं. हो गया? चलिए
तो देखिए स्टेटमेंट्स या वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जहां जहां अपने को इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग ऐसे शब्द दिखाई देंगे, तो उन शब्दों की जगह अपन क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, जैसे इज लिखा हुआ है तो इसकी जगह क्या लगाना है आपको, भाई अंग्रेजी को गणित में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, समझ गए ना। वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे इन शब्दों में से कुछ दिखाई देता है, जनरली ये शब्द यूज होते हैं। अब कई बार क्या इनके अलावा भी शब्द हैं, ऐसी बात नहीं है, ये फिक्स नहीं होगा, लेकिन जनरली ये शब्द यूज किए जाते हैं स्टेटमेंट्स में, उनकी जगह अपने को क्या लगाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। आपको पता है ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा किसने कहा, ये बी वर्ब की फॉर्म्स हैं। ये क्या है, बी वर्ब की फॉर्म्स हैं। बी वर्ब का मतलब होता है, इंग्लिश में वर्ब्स होती है ना बेटा, वैसे एक और वर्ब होती है बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब होता है होना, कुछ भी होना। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो मेरा टीचर होना कौन सी क्रिया से संबोधित कर रहा हूं मैं, बी वर्ब से संबोधित कर रहा हूं। बी वर्ब का मतलब होता है कुछ भी होना, ठीक है। जैसे आर से मैं कोई बना सकता हूं, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तो आपका स्टूडेंट होना किससे संबोधित किया जा रहा है, आर वर्ब से संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। ये सब बी वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, इनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, इज इक्वल टू के साइन से। चलें आगे, एक बड़ा इजी सा वर्ड आता है ट्वाइस। ट्वाइस जहां भी लिखा हुआ आ जाए आप उसको एज इट इज हटा के क्या लिख सकते हो, टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिखा ट्वाइस एक्स, इसका मतलब टू इंटू एक्स, समझ गए, ट्वाइस एक्स मतलब टू इंटू एक्स। उसी तरीके से थ्राइस, थ्राइस मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस मतलब टू से मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब थ्री से मल्टीप्लाई। और एक वर्ड आता है टाइम्स, टाइम्स का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई, या फिर ऑफ आ जाए उसका मतलब भी सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिखा 5 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। या फिर ऑफ वर्ड आ जाए तो उसकी जगह भी क्या होता है, उसका मतलब सिंपली मल्टीप्लाई कर दे। यहां तक हो गया नोट डाउन, ओके। सिक्स्थ वन इज मोर देन या ग्रेटर देन, मोर देन या फिर ग्रेटर देन। मोर देन या ग्रेटर देन की जगह क्या लगाते हैं अपन, प्लस साइन। क्या लगाते हैं, प्लस साइन। जैसे मैंने लिख दिया मोर देन 10, मोर देन 10, तो मोर देन की जगह किसको रिप्लेस करेंगे अपन, प्लस 10, ठीक है। और लेस देन को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस से रिप्लेस करते हैं। लिखो, ये 7 रूल्स लिख लिए सबने, लिख लिए 7 रूल्स। अब आखिरी के 2 रूल्स में कुछ एक्स्ट्रा बातें याद रखनी है, वो लिखो मत, ऐसे ही समझ लो। आखिरी के 2 रूल्स में देखिए, शुरू के जो 5 रूल्स हैं उनमें तो एज इट इज ये वर्ड्स हटा दीजिए, जैसे ट्वाइस को हटा दीजिए, टू इंटू लिख दीजिए, थ्राइस को हटा दीजिए, 3 इंटू लिख दीजिए, सिंपल डायरेक्ट चलता रहेगा ना। आखिरी के 2 जो रूल्स हैं, इसमें मोर देन को हटाकर और ग्रेटर देन को हटा के प्लस तो लिख सकते हो, या लेस देन को हटा के माइनस तो लिख सकते हो, लेकिन इनका एक रूल है, मोर देन या ग्रेटर देन या लेस देन, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आगे देन लगा हुआ है, THAN देन लगा हुआ है, कोई भी एक ऐसी चीज हो, तो उसमें क्या होता है कि उसके राइट साइड वाला पहले लिखा जाता है और उसके लेफ्ट साइड वाला बाद में लिखा जाता है, क्रॉस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 10 मोर देन, 10 मोर देन एक्स, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, तो मोर देन की जगह तो आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, लेकिन जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में लिखोगे, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड, तो आप x प्लस 10 लिखोगे इसको, ना कि 10 प्लस एक्स, ठीक है। या फिर 20 लेस देन वाई, कैसे लिखोगे इसको बताओ, 20 लेस देन वाई, 20 माइनस वाई या y माइनस 20, y माइनस 20, ठीक है। हालांकि अगर आप ऊपर वाले को x प्लस 10 को 10 प्लस एक्स भी लिख देते तो भी गलत तो नहीं होता वो, क्यों, क्योंकि x प्लस 10 और 10 प्लस एक्स एक ही बात है, 10 प्लस एक्स और x प्लस 10 एक ही बात है, लेकिन अगर आप नीचे वाले को लिख देते 20 माइनस वाई तो वो गलत हो जाता। तो इसीलिए अपन रूल एक ही याद रखें ना, हम ये क्यों याद रखेंगे, प्लस में तो कुछ भी कर लो और माइनस में ऐसे करो, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है याद रखना। तो हम रूल एक ही याद रखें कि देन वर्ड जहां पर भी आ जाएगा देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। बट ऐसा कुछ इन 5 रूल्स में नहीं करना पड़ता, 5 रूल्स में जैसा है वैसा का वैसा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है ट्वाइस एक्स या फिर 5 टाइम्स एक्स, तो 5 टाइम्स एक्स, जैसे y x इज
5 टाइम्स y ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो x की जगह x, इसकी जगह बताओ क्या है, इक्वल टू का साइन, 5 की जगह 5, टाइम्स की जगह टाइम्स, y की जगह y, बन गई इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 इंटू वाई यानी x इक्वल्स टू 5y। समझ गए? इस तरीके से इक्वेशंस बनाते हैं। समझ आया? ये ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के रूल्स है, ना ही लीनियर इक्वेशन है, ये जनरल कोई भी इक्वेशन बनाने के रूल्स हैं। अभी हमारे सेशन में हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई है, तो ऑब्वियसली हम अभी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन कल को जैसे इस चैप्टर के बाद लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसको बनाने के रूल्स भी तो यही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? उस टाइम में फिर इसको रिपीट नहीं करूंगा। समझ गए ना? ये जनरली इक्वेशंस बनाने के रूल्स हैं। चलें आगे, नोट डाउन हो गया? अब इक्वेशन बन गई, सपोज करो इक्वेशन बन गई, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, तो उनको सॉल्व करने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, छोटे मोटे रूल्स आपने पहले 6th 7th 8th क्लास से पढ़ रखे होंगे, लेकिन एक बार उनको रिवाइज कर देते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए और फिर अपन चलेंगे इक्वेशंस बनाने पर, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए ही रूल्स हैं, अगर सॉल्व नहीं करना हो तो फिर इन रूल्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है कि साइन या ऑपरेशन कैसे चेंज हो जाता है जब एलएचएस से या आरएचएस से चीजें इधर उधर शिफ्ट होती हैं। हमने कल भी किए हैं, चीजों को इधर उधर शिफ्ट किया है ना, तो वो एक बार रूल्स भी हम लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, चेंज ऑफ ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिखिए साइन, व्हाइल शिफ्टिंग टर्म्स बिटवीन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस, जब आप टर्म्स को या वैल्यूज को शिफ्ट करते हो, शिफ्ट यानी कि इधर से इधर खिसकाते हो या उधर से इधर खिसकाते हो, तो जो चेंज ऑफ ऑपरेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। गायत्री, तबीयत सही नहीं आपकी? तो एक पानी की बोतल लाया करो हमेशा साथ में, पानी पीना ही नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने मना किया है। तो अरे पानी को दवाई समझ के पियो भाई। दवाई के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि अभी नहीं, अभी मुझे दवाई नहीं खानी, ऑप्शन नहीं है ना, खानी पड़ेगी यार। तो पानी, खांसी हो रही है तो ऑब्वियसली पानी दवा की तरह काम करेगा। ठीक है, ठीक है, सुनिए ध्यान से, अगर एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस कोई प्लस वाली चीज है तो वो उधर जाके क्या बन जाती है, माइनस, और सिमिलरली कोई माइनस वाली चीज है तो वो चेंज ऑफ होके क्या बन जाती है, प्लस। इजी। कोई मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है तो वो डिवाइड वाला ऑपरेशन बन जाता है, और जो डिवाइड वाला ऑपरेशन है वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं कि चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों ऑपरेशन का मतलब क्या है, इन दोनों ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो चीज है वो एज इट इज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल, सपोज करो यहाँ है x डिवाइडेड बाई 5 और उधर है y, तो 5 उधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई y इंटू 5। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 5 कैसा था, ये ऐसा था ना, और वहां पे कैसा है, ऐसा है, तो रेसिप्रोकल हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/5 था तो उधर जाके 5 हो गया, और अगर इधर 5 होता तो उधर 1/5 हो जाता। ओके, समझ आया? क्या ऐसे ऐसे याद रखो कि चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, या फिर ऐसे याद रखो कि मल्टीप्लाई का डिवाइड ऑपरेशन हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर किसी चीज का स्क्वायर हो रहा हो तो उधर जाके वही चीज स्क्वायर रूट में बदल जाती है, और अगर स्क्वायर रूट हो रहा हो तो वही चीज उधर जाके स्क्वायर में बदल जाती है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ऑपरेशन हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है, उल्टे ऑपरेशन। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्यूब से क्यूब रूट होगा, पावर 4 से 4th रूट होगा, पावर 5 से 5th रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यहाँ पर है x की पावर 4 या 5 इक्वल टू y। अब ये जो पावर 5 है उधर जाएगी तो कैसे बनेगी, उधर जाके y का 5th रूट बन जाएगी, और अगर इधर 5th रूट है तो उधर जाके पावर 5 बन जाएगी। जो पावर है वो तो रूट बन जाती है, और रूट है जो पावर बन जाती है। समझ में आ रहा है? बोलो, ये पावर है ना, तो उधर जाके ऐसा थोड़ा ना कि 5 एज इट इज हटके उधर लग जाएगा, नहीं, उधर जब ये जाएगा तो रूट में बन के कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इधर तो x बच गया और ये 5 उधर जाके क्या बन गई, 5th रूट। 5th रूट समझते हो, नहीं समझते? अच्छा, स्क्वायर रूट समझते हो? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यों होता है, इसका मतलब क्या हुआ?
सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। समझ में आई बात? तो फिफ्थ रूट का मतलब है कि अंदर जो नंबर बैठा हुआ है उसके लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो अंदर का नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 32 का फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 32 का फिफ्थ रूट होता है 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करके 32 आता है। समझ आया? फिफ्थ रूट करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 5 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो अंदर बैठा नंबर हमको मिल जाए। फोर्थ रूट का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना। क्यूब रूट का मतलब 3 बार, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 ही होता है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, ये क्यूब रूट लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ये क्यूब लगा दिया मैंने। क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर 2 इसलिए होता है क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हमको, 8 मिलता है। समझ आई बात? अब सपोज करो ये क्यूब रूट वाला साइन उधर जाना है तो उधर जाके ये क्यूब बन जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है ना। समझ में आई बात? इधर क्यूब रूट है तो उधर क्यूब बन जाएगा, इधर क्यूब है तो उधर क्यूब रूट बन जाएगा। समझ आया क्या सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो ये चेंज ऑफ ऑपरेशंस हमको करने पड़ेंगे। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, आ जाइए ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बनाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किस फॉर्म में होती है वो, bx प्लस सी, बस इक्वल टू 0 कौन कहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, वो तो पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। तो यानी कि हमको इस स्टेटमेंट को कोई ऐसी शक्ल की चीज बना के देनी है। अब ऐसी शक्ल की जो चीज होगी उसमें ए, बी और सी तो कुछ न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, यानी कि एक्स कुछ ना कुछ होगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा और बाकी 3 नंबर्स आएंगे। अब हमको इस इंफॉर्मेशन में से सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम एक्स किसको माने। ठीक है, किसको एक्स माने ये हमको सोचना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर आएगा वहां पे 2 वेरिएबल होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, तो वहां पे 2 नंबर मानने पड़ेंगे, किसी को एक्स भी मानना पड़ेगा, किसी को वाई भी मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल चल रहा है तो हमको यहाँ पे बस केवल एक्स मानना है। क्या मानना है, एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को रीड करना। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, समझते हो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। इस आकार का कोई प्लॉट है, प्लॉट समझते हो, घर बनाने के लिए जो खाली जमीन होती है उसको प्लॉट कहते हैं। उसका एरिया कितना है, एरिया मतलब इसके अंदर की ये जगह, ये एरिया है। ये एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब ये एरिया 528 है और एरिया निकालते कैसे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ऐसे ही निकालते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है मुझे पता नहीं है, बट इसका एरिया कितना है वो मुझे पता है। अब वो क्या कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है मीटर के अंदर जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ का ट्वाइस करो, ट्वाइस में फिर मोर देन 1 करो, मतलब दुगना करो, दुगने में 1 जोड़ो, तब क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। यानी ब्रेड्थ जो भी है उसका पहले तो करो दुगना, दुगना करके फिर जोड़ो 1, फिर जो चीज मिली वो लेंथ है, वो में क्या है मेरे पास, लेंथ है। अब आपको क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट निकालनी हो तो आप कौन सी इक्वेशन बनाएंगे। हमको निकालनी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि निकालना 4.2 से शुरू होगा, यानी सॉल्यूशन करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना कहां से शुरू होगा, 4.2 से। यहाँ पे केवल अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, एक तो है लेंथ और एक है ब्रेड्थ। तो वैसे तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो लेंथ को x मान के काम शुरू कर दो आगे का, या ब्रेड्थ को x मान के काम शुरू कर दो आगे का। दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट भी हैं और सही से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा आसानी किस में होती है इसका डिस्कशन करते हैं। हाँ, ब्रेड्थ में हमेशा, इस क्वेश्चन में। तो कैसे पहचाना भी इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ में आसानी होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ब्रेड्थ के बारे में ज्यादा, दोनों के बारे में बराबर ही लग रही है। हाँ बोलो, लेंथ की वैल्यू, अच्छा तो उल्टा भी कह सकते हो, जैसे मैं कह दिया लेंथ ब्रेड्थ की दुगनी है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ब्रेड्थ लेंथ की हाफ है। इंफॉर्मेशन तो उल्टा भी रिवील कर सकते, तो हाफ होना नेगेटिव नहीं है।
4 का हाफ करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू थोड़ा ना आएगी। सुनो, ज्यादा आसानी तब होती है जब हम उस चीज को x माने जिसका जिक्र बाद में किया गया है। क्या कहा मैंने? जिसका जिक्र उस स्टेटमेंट में बाद में किया गया है। या फिर एक रूल, मतलब 2-3 रूल याद रखने पड़ेंगे इसके लिए। एक रूल तो ये जिसका जिक्र बाद में, दूसरा रूल ये कि ये जो THAN जो वर्ड है ना, इसके बाद वाले को तो जनरली x मानना ही पड़ेगा, इसके बाद वाले को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, मतलब एक चीज इसके बाद है, एक चीज इसके पहले है सपोज करो, तो आप जो बाद वाली चीज है उसको क्या मानो? x मानो। तो अब आप देखो THAN देन वाला वर्ड इसमें आपको दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, ये रहा मोर देन में, है ना। तो इसके बाद में ब्रेड का जिक्र है और इससे पहले लेंथ का जिक्र है, तो बाद वाले को हम x मानेंगे तो उससे हमको सहूलियत होगी। समझ आया? दैट मीन्स मुझे x किसको मानना है? ब्रेड को, और उसको मानने के बाद फिर मुझे x लेंथ की वैल्यू निकालनी है, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है, और जो एरिया निकल जाए उसको दिए हुए एरिया से इक्वेट कर देना है, और बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं। एक रफ डायग्राम बना लो रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दो एक रफ डायग्राम। रफ डायग्राम समझते हो क्या होता है? क्या? देखो मेरी बात सुनो, रफ डायग्राम का मतलब ये नहीं होता है सर ये बन गया रफ, ये रफ नहीं है। रफ डायग्राम मतलब ये नहीं है कि रफली बना दिया। रफ डायग्राम का मतलब है कि एग्जैक्टली जो उसने डायमेंशन दी है वो डायमेंशन यूज मत करो, लेकिन ऐसे रफली मत बनाओ। बनाना तो स्केल से और ढंग से ही है, क्लियर बनाना है, क्लीन बनाना है। रफ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना लिया। किसी को मैं कहता हूँ सर्किल बना, रफली ऐसे बना देता है, ये कौन सा सर्किल है भाई? सर्किल रफली बनाओ मतलब बनाओ तो कॉम्पस से ही अच्छा सा, लेकिन रफ बनाओ दैट मींस एग्जैक्ट उसने अगर 5 सेंटीमीटर का कहा है तो आपको 5 सेंटीमीटर का बनाने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। डायमेंशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन कोई भी ले लो लेकिन बनाओ तो अच्छा सा। ठीक है, बनाओ बनाओ, हाँ, और सीधा बैठो। चक्कर आ रहे हैं? क्यों? वैक्सीन लगवाई आज? अच्छा, लेट जा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बीमार ज्यादा ज्यादा मत पड़ जाना, ज्यादा पड़ जाए कहीं। ओके, ये रेक्टेंगल बन गया देखो मेरा, अच्छा सा बन गया आप लोगों का भी। ओके, क्या डिसाइड किया था हमने कि हम ब्रेथ को क्या मानेंगे? एक्स। ब्रेथ को मान लेते हैं हम एक्स। ये हो गई ब्रेथ हमारी एक्स, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये हो गई हमारी एक्स। ठीक है, और अब एक्स के हिसाब से अपने को लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो निकालते चलो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट लिखो, लेट द, जो भी आप एक्स मानो उसको स्टेटमेंट में लिखते हैं हम, लेट द ब्रेथ मानी ना आपने, लेट द ब्रेथ ऑफ द, ब्रेथ 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 को विड्थ भी कहते हैं, याद रखना ना, विड्थ विड्थ WIDTH विड्थ, चौड़ाई। हाँ, द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, और मीटर्स के अंदर चल रहा है सब कुछ तो एक्स मीटर्स। ठीक है, लिख दिया इतना, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर्स। लिखते जाओ, हो गया यहां तक का काम। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेथ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द लेंथ। लेंथ भी तो चाहिए। अब ब्रेथ आपने एक्स की फॉर्म में मानी है और ब्रेथ और लेंथ का कनेक्शन गिवन है, तो उस कनेक्शन से लेंथ निकालोगे तो ऑब्वियसली वो भी एक्स की फॉर्म में ही निकलेगी, क्योंकि ब्रेथ भी तो एक्स की फॉर्म में ही निकाली है। अगर ब्रेथ न्यूमेरिक होती तो लेंथ भी न्यूमेरिक निकलती उसके कनेक्शन से, बट लेंथ अगर, ब्रेथ अगर एक्स है तो वो भी एक्स की फॉर्म में निकलेगी। ये माइंड में होनी चाहिए सारी चीजें हमारी, कि अब मैं लेंथ निकालने जा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए, तो अब लेंथ और ब्रेथ का कनेक्शन क्या है एक बार मैं लिख देता हूं। तो लिखेंगे हम, नाउ इट इज गिवन दैट, जो कनेक्शन है उसको लिखते हैं, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या कनेक्शन है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यही कनेक्शन गिवन है। देखो यहां से लेके यहां तक, द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। द लेंथ of the plot is 1 more than twice the breadth.
1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ये गिवन है हमको, बोलो। ओके, दैट इज तो हमारी लेंथ क्या होगी इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो अब ध्यान से इधर देखो स्क्रीन पे, पहला वर्ड क्या पढ़ा आपने, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बनानी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट को मैं लिख देता हूं, लेंथ ही लिख देता हूं सिंपली, लेंथ को तो लेंथ ही लिखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, यहां तक पढ़ लिया ना, आगे क्या दिखाई दिया, इसकी जगह क्या लिखते हैं अभी अभी बताया था, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, इसकी इन सबकी जगह क्या लगाते हैं हम, इक्वल टू का साइन, तो लेंथ के आगे लगा दिया मैंने इक्वल टू का साइन। आगे क्या लिखा हुआ है, वन को तो 1 ही लिखोगे, अच्छा मोर देन को क्या लिखोगे, प्लस ट्वाइस को क्या लिखोगे, 2x नहीं है, इनटू है, इनटू है, वो x मत पढ़ लेना उसको, याद रहे x को मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं और वो इनटू है, ठीक है, 2 इंटू, और ब्रेड्थ जो है वो मैंने ऊपर क्या मानी है, x मानी है, तो ब्रेड्थ की जगह क्या आ जाएगा, x। इसमें एक गलती है बस, बताओ क्या, मैंने आपको कहा था कि मोर देन और लेस देन के केस में इसके पहले वाला बाद में आएगा और बाद वाला पहले आएगा, तो आप रफली कर लेना भाई, आप ऐसे करना, पहले तो रफली लिख देना एक बार, फिर फेयर में जब आप करोगे तो मोर देन की जगह प्लस ही तो लगाया होगा, तो प्लस के राइट साइड में जो भी जनता दिख रही है उसको उठा के इधर रखो, और लेफ्ट साइड में जो भी जनता है उसको उठा के राइट में लगो, तो ये 2 इंटू एक्स पहले लिखना है और 1 बाद में लिखना है, तो हो गई गलती, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा मुझे क्या, 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x प्लस 1, तो ये आपकी लेंथ आ चुकी है इतने मीटर, देखो x की फॉर्म में ही आई है, ब्रेड्थ भी x की फॉर्म में गिवन हो गई और लेंथ भी x की फॉर्म में गिवन हो गई, ठीक है। अब इसको पहली बार में सही करने का तरीका ये होगा कि जैसे ही मेरी नजर मोर देन पे जाए ना, तो मोर देन के बाद वाले वर्ड्स को पहले डिकोड करके लिख दूं और फिर मोर देन की जगह प्लस लगा दूं, और मोर देन से पहले वाले शब्दों को फिर बाद में डिकोड करके लिखूं, उससे डायरेक्टली एक ही बार में हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा ये सब कुछ काम, और अभी अपन इनिशियल लेवल पे रफ पे सॉल्व करके वापस आ सकते हैं, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। तो लेंथ हो गई मेरी 2x प्लस 1 मीटर और ब्रेड्थ हो गई, चलो लेंथ भी आ गई, अब लेंथ जब आ गई तो इधर बना भी देते हैं भाई, कितनी लेंथ आई, 2x प्लस 1, ये हो गई हमारी लेंथ। हमेशा रेक्टेंगल में ना लेंथ और ब्रेड्थ में लेंथ बड़ी होती है, याद रखना, ठीक है। अगर कोई ऐसे कहे कि मेरे रेक्टेंगल की लेंथ तो है 3 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर, तो उसकी गलत फहमी है, वो 5 मीटर तो लेंथ है, चौड़ाई है 3 मीटर, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड्थ में से कह रहा हूं, केवल लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में लेंथ हमेशा क्या होगी, बड़ी। एक तीसरी चीज और हो जाती है हाइट, जब अपन 3D में जाते हैं तो वो हाइट का इस लेंथ ब्रेड्थ से कोई लेना देना नहीं, और हाइट बिल्कुल अलग चीज है, बाकी लेंथ और ब्रेड्थ में से लेंथ बड़ी होगी और ब्रेड्थ छोटी होगी। ओके जी, चलते हैं, अब जब लेंथ भी है, जब ब्रेड्थ भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो निकालो एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ही क्यों निकलवा रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने एरिया ही दिया है, मेरी क्या गलती, उन्होंने एरिया ही दिया है इसलिए मैं भी एरिया निकाल रहा हूं। कोई कहे ना भाई सर एरिया की आपकी क्या सूझी निकालने की, भाई उन्होंने दिया है, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ, क्या हुआ, तबीयत सही हो गई, मजाक करते टाइम सही हो जाती तेरी, ये पकड़ में आई मेरे, तो तू मजाक ही कर ताकि जल्दी सही हो जाए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हाँ बोलो, एरिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज के बाद तो पता होना ही चाहिए। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल मिलेगा, जिसको अपन एरिया कहते हैं, ठीक है। बोलो लेंथ क्या निकली इन द फॉर्म ऑफ x, 2x प्लस 1, ये हो गई लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या थी, x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2x इंटू एक्स क्या होता है, 2x स्क्वायर, पॉलिनोमियल सीख के आए हैं अभी अपन, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सब, और 1 इंटू एक्स क्या होगा, x1 जा x, तो इतने मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा, याद रहे, है ना। अब कोई कहे सर ये कैसे मीटर स्क्वायर कैसे बन जाता है, तो उसका भी लॉजिक है, उसका भी लॉजिक है कि भाई ये तो मीटर में, लेंथ मीटर में है ना, भाई लेंथ एक्चुअली 2x प्लस 1 इतने मीटर है ना,
और फिर ब्रेड्थ भी मीटर में है और आप करा रहे हो गुणा, तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। अब ये क्लियरली यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके यूनिट का स्क्वायर हो गया, ये अपन दर्शाते नहीं है, बाकी होता ये इस कारण से मीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझे? ओके, 2x स्क्वायर प्लस एक्स दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया है। ये तो हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से भी कुछ एरिया है, कितना 528 मीटर स्क्वायर। वो भी कुछ कह रहा है, उसकी भी सुन लो कि भाई मेरे हिसाब से रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना है, तो क्यों ना हमारे एरिया को उसके एरिया से, भाई हमारा जो एरिया है ना वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है, उनका एरिया जो है ना वो भी पॉलिनोमियल फॉर्म में, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो क्यों ना हमारे पॉलिनोमियल को उनके पॉलिनोमियल से इक्वेट करके बना दे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस क्वेश्चन में अपने को बनानी है। समझे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, इसके आगे लिख देते हैं 528 मीटर स्क्वायर और सामने लिख देते हैं ये है गिवन। कोई देखे ना इनको कैसे पता चला इसकी वैल्यू 528 है, तो ये गिवन है। हो गया यहां तक? अब अपन लिखेंगे दैट इज, जो हमारा एरिया है उसको लिख दो LHS में, और जो उनका एरिया है उसको लिख दो RHS, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 528 को उधर बुला लो, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और अभी अपन ने रूल सीखे हैं 528 प्लस में है तो इधर आके माइनस में, अपोजिट हो जाते हैं साइन, उधर कुछ भी नहीं है तो हो गया ये 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो 2 लाइन की जो इंग्लिश की कहानी है उसको आपने गणित में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक लास्ट लाइन हम लिखेंगे, दिस इज द required representation of the given situation in the form of quadratic equation, in the form of quadratic equation. This is the required representation of the given situation in the form of quadratic equation. पीछे से मैच कर लें एक बार आंसर फटाफट। सही है? अब जब अपन जैसे इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो हो सकता है कई बार पीछे से हमारा आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो, तो वो मिसमैच थोड़ा सा कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि देखो ये इन सबके साइन चेंज हो, जैसे 2x स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो उनका नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, तो ये सेम ही चीज है, पहली वाली इक्वेशन ये। हम सारे इक्वेशन को अगर -1 से मल्टीप्लाई करा दें तो सबके साइन बदल जाएंगे ना, तो चाहे से ऐसी इक्वेशन हो या ऐसी इक्वेशन हो, दोनों सेम ही तो इक्वेशन है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मिसमैच मिल सकता है पीछे से, तो उससे घबराना नहीं है। बस ये देख लेना अगर साइन मिसमैच है तो सारी टर्म्स का होगा, और नहीं होगा तो एक का भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एक टर्म्स का तो मैच कर रहा है और कुछ एक टर्म्स का नहीं कर रहा है, वो फिर कोई दूसरी इक्वेशन है। फिर जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस आ रहा है पीछे, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर आपने तो कहा था साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का फर्क पड़ता है, चेंज हो तो सबका ही हो, नहीं हो तो एक का भी नहीं हो, सारी टर्म्स का हो। ठीक है, समझे? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप ट्राई करेंगे। हाँ पढ़ो, मैं इसका भावार्थ करके बता देता हूं जो लिखा हुआ है। ये कह रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ क्या हुआ, क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या? फिर हाँ, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मतलब जैसे 2 into 3 करूंगा तो 6 जो है वो इनका प्रोडक्ट है, यानी हिंदी में कहते हैं गुणनफल, है ना, इनको गुणा करके जो फल मिला, समझ गए, प्रोडक्ट कहते हैं उसको इंग्लिश में और हिंदी में गुणनफल। ओके ठीक है जी। तो दो कॉन्जिक्यूटिव, अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, 4 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है क्या? फिर क्या है? इनको कहते हैं अल्टरनेट, जो एक छोड़ के एक होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट। तो कल को आज कॉन्जिक्यूटिव वर्ड दे दिया बोर्ड एग्जाम में, अल्टरनेट दे देगा, तो ये हमको जीके पूरी अपनी अच्छी रखनी है, किसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो लगातार, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक।
तो ये कह रहा है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये एक नया वर्ड निकल गया इंटीजर्स। पॉजिटिव तो समझ में आ गया होगा, जिसका साइन प्लस होता है पॉजिटिव, जिसका साइन माइनस होता है वो नेगेटिव, और जिसका कोई साइन नहीं होता उसको कहते हैं न्यूट्रल, और वो एक ही नंबर है 0। ओके, अब बताओ इंटीजर का मतलब क्या पता? इंटीजर का मतलब क्या पता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हो वो इंटीजर हैं। ओके एक मिनट, एक मिनट। -1.5 इंटीजर है क्या? नेगेटिव नंबर है क्या इंटीजर? वो डेसिमल में आ गई, तो फिर ऐसे बोलो ना कि डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, तो किस में आनी चाहिए? नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या -5 इंटीजर नहीं है? नहीं है ना? तो फिर नेचुरल नंबर ही इंटीजर है। उसमें पॉजिटिव है, मैं तो केवल इंटीजर की डेफिनेशन पूछ रहा हूं। फिर -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी जाओगे तो फिर डेसिमल नंबर भी काउंट हो गए बीच के, ऐसी डेफिनेशन। हाँ एक मिनट, हाँ पी क्यू की फॉर्म में हो, पी क्या और क्यू क्या, उसकी डेफिनेशन बताओ आप पहले। जो कंप्लीट नंबर हो, कम रियल नंबर नहीं बेटा, रियल नंबर तो ये भी है। अब सुनो ध्यान से, कंप्लीट नंबर ही इंटीजर होता है। हिंदी में पता है क्या कहते हैं इंटीजर को? मैंने कई बार आपको कहा है पहले भी, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, कि आप कई शब्दों के हिंदी शब्द याद रखो, उससे उसकी डेफिनेशन याद रहेगी। कोई बुराई नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी वर्ड नहीं याद रख सकते। कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अगर हिंदी वर्ड याद रहे तो उस हिंदी वर्ड के अंदर उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? और पूर्णांक का संधि विच्छेद कर सकता है कोई? पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मतलब कंप्लीट, अंक मतलब नंबर। दैट मीन्स एनी कंप्लीट नंबर इज पूर्णांक, दैट मीन्स एनी कंप्लीट नंबर इज इंटीजर। अब कंप्लीट नंबर या पूर्ण नंबर, पूर्ण मतलब कंप्लीट, कौन से होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं? जैसे कि 1 कंप्लीट है, 1.1 नहीं है कंप्लीट, अधूरा है। 1.2 अधूरा, 1.3 अधूरा, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, देन क्या आएगा? 2। तो 1 के बाद अगला इंटीजर कौन सा होगा? 2 होगा। इंटीजर अगला कौन सा होगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद, और 5 से पहले, और 10 से पहले, और -9 से पहले, -8। उससे पहले पूछ रहा हूं, -9 से पहले -10, -9 के बाद में आएगी उसकी गिनती। -9 से पहले -10 आएगा, उससे छोटा उसके बाद आएगा -8। ओके, पहले मतलब छोटा, बाद मतलब बड़ा। ठीक है, नंबर लाइन पे जब आप प्लेस करेंगे तो -9 से पहले आएगा -10 और बाद आएगा -8। ओके, पहले -8 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब पूरे बैच में मैं कभी भी पूछूंगा इंटीजर तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट नंबर, हाँ पूर्णांक। तबीयत ज्यादा सही हो गई तेरी, थोड़ी बिगाड़नी पड़ेगी लगता है। एक डोज और दूं क्या? देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करने के लिए 2 नंबर चाहिए, 2 नंबरों का ही प्रोडक्ट करोगे, 2 से ज्यादा का भी कर सकते, मिनिमम 2 तो चाहिए। तो वो भी 2 के लिए ही कह रहा है। अब वो जो 2 नंबर कह रहा है, पहली बात तो वो इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू या अधूरे नंबर नहीं होने चाहिए, पूरे नंबर होने चाहिए। उसके साथ में वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव भी चाहिए, और पॉजिटिव के साथ में भी क्या होने चाहिए? कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए। अब मैं एक जनरल नॉलेज की आपसे चीज पूछता हूं। सपोज करो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं मेरे पास, एक ये कॉमा, उसके बाद एक ही उसके अगला वाला। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा तो अगला कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर कौन सा होगा? 13। अब आपने ये 12 से 13 आप लाए कैसे? मैंने तो आपको 12 ही कहा था, अगला आप अपने आप कैसे ले आए? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये एक प्रॉपर्टी, सपोज करो मैं 13 लिखता या सपोज करो मैं 26 लिखता, तो अब अगला कौन सा आता? तो आप इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में
एक प्रॉपर्टी देखो जो फॉलो हो रही है, +1 की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। देखो पिछले में +1 करके अगला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये नहीं कह सकता क्या भाई अगला नंबर पिछले नंबर से +1 है, कह सकता हूं। और अगर यही अल्टरनेट होता तो फिर +2 होता। क्यों? क्योंकि 12 के बाद फिर 13 नहीं आता, क्या आता? 14, 14 के बाद 16। तो अल्टरनेट में हमेशा +2 करना है, कॉन्सेक्यूटिव में हमेशा +1 करना है। तो मैं एक नंबर को अगर x मान लूं तो अगला नंबर x+1 होगा, नहीं होगा? क्योंकि पहला नंबर 12 था तो अगला नंबर 12 + 1 था, पहला नंबर 26 था तो अगला नंबर 26 + 1 था। तो पहला नंबर अगर x है तो अगला नंबर x+1 होगा। बस हो गया काम। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो उनका प्रोडक्ट है इक्वेट कर दो, बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन? पहला नंबर x मान लेते हैं। let the first positive integer be x. let the first positive integer be x. पहला पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया x। अब अपन लिखेंगे क्योंकि इंटीजर कॉन्सेक्यूटिव है तो फिर अगला क्या बन जाएगा? x+1। तो सिंस इट इज गिवन दैट क्या गिवन है हमको? दैट द इंटीजर्स आर कॉन्सेक्यूटिव, द इंटीजर्स आर कॉन्सेक्यूटिव। सो इसीलिए द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है, द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है x+1 क्योंकि इंटीजर्स है कॉन्सेक्यूटिव। फाइन, क्लियर। अब क्या करना है? दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ये रहा पहला इंटीजर, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है दूसरे इंटीजर के साथ। तो करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, x² प्लस x1 जा x। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया दोनों इंटीजर्स का। और उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट कितना है चेक करो, 306। और इसके आगे लिख देना कि ये गिवन है, बुक में ये गिवन है कि उनके हिसाब से प्रोडक्ट। तो हम बना देते हैं इक्वेशन, LHS में लिख देते हैं हमारा प्रोडक्ट जो हमारा x की फॉर्म में आया, और RHS में जो न्यूमेरिक फॉर्म में उन्होंने दे रखा है उसको इधर बुला लेते हैं। क्या बेटा? इंप्लाइज कर दिया ना। पहली लाइन को दैट इज करके लिखते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो इंप्लाइज का साइन है ना। इंप्लाइज x² प्लस x 306, इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके -306 इक्वल टू 0। और इसके आगे ये मतलब सॉल्व नहीं करो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और कन्वर्ट हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि सपोज करो सब में 2 2 2 आता, इसमें भी 2 आता तो अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो उतना भी कर सकते हो, और नहीं भी करो तो भी चलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो भी है। यही फाइनल आंसर हम आप कर सकते हैं। क्या? दो में से ही आ रहा है ना, तीनों में से आना चाहिए। जितनी भी टर्म्स है तभी आप कॉमन लेके उसको हटा सकते हो। ठीक है, दिस इज द वही सेम लाइन जो पहले लिखी थी, रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पहला लिखा था वो का वही लिखो, और फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ पता है मुझे। हो गया, चलें थर्ड वन। अब देखो दो क्वेश्चंस में दो इंफॉर्मेशन चेक हो गई हमारी। एक तो नंबर्स के बारे में जानकारी मिली इस क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में रेक्टेंगल के बारे में जानकारी मिली, उसके एरिया के बारे में। तो मैंने क्या कहा, ये दो चैप्टर में करीब करीब पुरानी सारी मैथ्स रिवाइज हो जाएगी। स्पीड डिस्टेंस टाइम भी आएगा अभी, तो एज प्रॉब्लम आएगी शायद इसी इसी एक्सरसाइज में है। ये लो आई गई है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एज प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए अगर दो व्यक्ति हैं तो उन दोनों व्यक्ति के बीच में जो एज डिफरेंस है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जितने का भी एज डिफरेंस है, वो एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट मतलब फिक्स। जैसे आप में और आप में अगर आज 2 साल का एज डिफरेंस है तो 10 साल बाद भी एज डिफरेंस 2 साल का ही रहेगा। ऐसा थोड़ा ना कि 10 साल बाद ये 12 साल का एज डिफरेंस हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि ये तो बढ़ती रहेगी और आप रुक जाओगे, तभी वो कम ज्यादा हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एज डिफरेंस जो दो व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों में रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। दूसरी चीज, एक चीज ये समझ गए। दूसरी चीज ये कि अगर कोई किसी व्यक्ति की एज किसी दूसरे व्यक्ति की एज के कुछ गुना है, जैसे 2 गुना है, 3 गुना है या 10 गुना है, जो भी है, जैसे मान लो एक 20 साल का व्यक्ति एक 2 साल का बच्चा है, तो उसकी 10 गुना एज है इसकी, तो कुछ गुना है, कुछ कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो वो नंबर ऑफ टाइम्स कम होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। लेट अस से यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो एक ए नाम का व्यक्ति और एक बी नाम का व्यक्ति, इसकी एज है 20 साल, इसकी एज है 2 साल, तो ये इसके कितने गुना है? 10 टाइम्स है। ये इसके 10 टाइम्स है। मान लो 5 साल बाद, ये तो अभी की कंडीशन है, मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद की कहानी करते हैं, 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर ये कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का। और वो कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का। तो क्या अभी भी ये इसके 10 गुना है क्या? नहीं है ना, कम हो गया ना, वो गुना कम हो गया। अब ये लगभग इसके 2.5 गुना है। भाई 12 का 2.5 गुना लगभग 2.5 गुना होता है 30, है ना। तो ये देखो इंटू 10 से इंटू 2.5 टाइम्स ही रह गया, और आगे बढ़ेंगे तो ये और कम होता जाएगा। लेकिन कम होते 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 ये बराबर हो सकता है। कैसे कह सकता है बराबर? मतलब तेरे कहने का मतलब है कि आदमी बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र का पहुंच जाएगा। हाँ, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों सेम उम्र के हो गए। पॉसिबल है क्या? मैं वही कहना चाह रहा था, कम होते 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 ये कभी 1 नहीं बन सकता, क्योंकि इंटू 1 का मतलब है बराबर होना। ये 1 से भले 1.1 ही क्यों ना रह जाए, 1.2 ही क्यों ना रह जाए, जैसे 2.5 से कल को इंटू 2 हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा 1.9 इंटू 1.8, करते 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 1.1 तक भी आ सकता है, इवन 1.001 तक भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ये 1 नहीं बन सकता, क्योंकि 1 बनने का मतलब है दोनों की एज बराबर हो गई। वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं, जब शुरू में ही गैप था तो आगे भी गैप रहेगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स कम होते जाते हैं और मिनिमम वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 1 नहीं बन सकता। कोई कहने सर कम होते होते कितना कम होगा? कितना भी हो जाए 1 नहीं बनेगा। ठीक है, और जो एज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आपको जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे कि 5 साल बाद इसकी एज ये हो जाएगी, 6 साल पहले इसकी एज ये थी। ठीक है, हमको क्या करना है, चाहे से 5 साल बाद की एज की इंफॉर्मेशन गिवन हो या 10 साल पहले की एज की इंफॉर्मेशन गिवन हो, हर एक क्वेश्चन में अपने को हमेशा प्रेजेंट एज को एक्स या वाई मानना है। किसको एक्स या वाई मानना है? चाहे से इंफॉर्मेशन 5 साल के बाद वाली एज की हो या 10 साल के पहले वाली एज की हो, हमको हमेशा प्रेजेंट एज को क्या मानना है? एक्स या वाई, जो भी आप मान रहे हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। क्या? हाँ, वो बड़ा होगा अगर ज्यादा होगा तो प्लस, और यंगर होगा तो माइनस। ओल्डर देन यानी बड़ा, ओल्डर या एल्डर या यंगर का मतलब छोटा। ओके, चलो फटाफट से रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। रोहन्स मदर, रोहन की जो मदर है, इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे, उससे मतलब किससे? रोहन से ही। कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी उसकी एज उससे 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद जो उनकी दोनों की एजेस होंगी, उन एजेस का जब प्रोडक्ट करोगे तो ये पाओगे 360 पाओगे। जो आज की एज है उसका प्रोडक्ट नहीं करना है, 3 साल बाद जाना है, टाइम मशीन में बैठना है, 3 साल बाद में पहुंच जाना है, फिर चेक करना है अभी हमारी उम्र कितनी है दोनों की, उन उम्र का प्रोडक्ट करना है, तो वो क्या मिलेगी? 360। तो अगर अपने को रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी हो तो किस तरीके से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो सोचना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब दो ऑप्शन है, या तो रोहन की मदर की एज को एक्स मान लें, या फिर इस रोहन, हिम का मतलब यहाँ पे रोहन है ना, हिम का मतलब रोहन है, तो या तो रोहन की एज किसको माने, इसको या इसको? कैसे? देन के बाद में, देन के बाद में जो है उसको एक्स मानने से सहूलियत होगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी एज को एक्स मान लेंगे तो दिक्कत, मतलब गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बट सॉल्यूशन करने में हमको ही तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? लेट, बोलो पहला स्टेप, लेट रोहन्स
प्रेजेंट एज, अभी भी तो कहा प्रेजेंट एज एक्स मानिए, कुछ भी हो जाए प्रेजेंट एज को एक्स मानिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन का मतलब क्या होता है? रोहन की। ये अपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब पता है क्या होता है? का के की, का के की। संबंध कारक शो होता है इससे, संबंध कारक ही होता है ना, संबंध कारक काके की। आती है मुझे भी हिंदी। लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, यूनिट हमेशा लिखनी है, एज है तो एक्स ईयर्स। ओके, अब अपने को गिवन इंफॉर्मेशन है कि रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो फिर उससे रोहन की मदर की एज कितनी आ जाएगी? 26 साल ज्यादा, x प्लस 26। तो पहले लिखना पड़ेगा नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, और वो इंफॉर्मेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो वहां गिवन है। क्या गिवन है? गिवन दैट, सॉरी, गिवन दैट रोहन्स मदर is 26 years older than him। ठीक है ना? सो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी वो निकालने जा रहे हैं। देखो, अगर आपने रोहन के प्रेजेंट एज को एक्स माना है, तो अब जो एज निकल रही है वो रोहन की मदर की भी प्रेजेंट एज ही है। समझ में आई बात? क्योंकि आपने रोहन की भी प्रेजेंट एज ही मानी है, तो कनेक्शन प्रेजेंट का प्रेजेंट से ही रहा होगा। तो अब जो एज आ रही है वो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है। क्या है? रोहन की मदर की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अगर एक्स है रोहन की और 26 ईयर्स वो ओल्डर है, तो 26 इसमें जोड़ दें तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज हो जाती है एक्स प्लस 26 ईयर्स। और जो मैंने आपको रूल्स बताए उसके से भी आप देख सकते हो। देखो, रोहन्स मदर, इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह क्या आता है? इक्वल टू का साइन 26 बाद, देखो ओल्डर देन लिखा हुआ है ना, तो ओल्डर देन से पहले वाली चीज तो बाद में रखी हुई है, और ओल्डर देन से बाद वाली चीज पहले रखी हुई है, और बीच में प्लस का साइन। उस रूल्स के हिसाब से भी जस्टिफाई हो रहा है, एक्स प्लस 26 ईयर्स। नाउ अब क्या करना है? क्या प्रोडक्ट करना है दोनों का? किसने कहा यस सर? क्या करना है? क्या करना है फिर? अभी तो 3 साल बाद चलना है, ये तो प्रेजेंट एज पे पहुंचे हो। अभी तो दोनों की एज से, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की एज निकालनी, फिर प्रोडक्ट करना है। ओके, तो नाउ 3 इयर्स लेटर, या 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद पहले तो रोहन्स की एज निकालो, 3 साल बाद क्या होगी? रोहन्स 3 इयर्स 3x। वाह, 1 मिनट, की क्या एज है अभी आपकी? हाँ आपकी 3 साल बाद कितनी होगी? तो 15 का 3 गुना किया क्या तूने? तो क्या किया? तो फिर अभी x में 3 प्लस करना, 3x में तो 3 इंटू एक्स है। जब खुद की एज में तू 3 जोड़ रहा है, तो रोहन ने क्या गुना किया कि उसका 3 गुना कर रहा है? मतलब 3 साल बाद उसको 3 गुना बुढ़ा कर देगा तू? जल्दी मार दे उसको, मतलब हाँ तू ही जी ले बस। रोहन एज, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x। 3 साल बाद 3 साल जुड़ जाएगी ना कि 3 गुना हो जाएगी? x प्लस 3 ईयर्स। और रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी? उसकी प्रेजेंट एज में 3 साल जोड़ दो, है ना? रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? x प्लस 26, उसमें क्या जोड़ दे अपन? 3 ऐड करते हैं। तो अब इसको फाइनली सॉल्व करके भी लिखो तो 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स। अब आपके पास दोनों की 3-3 साल बाद की एज है, ये रोहन की 3 साल बाद की एज और ये रोहन की मम्मी की 3 साल की बाद की एज। अब करो इन दोनों का टोटल। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और एजेस कौन सी? 3 इयर्स आफ्टर वाली, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है ना, ऐसे कैसे? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो पहले तो ले लो रोहन की एज, क्या होगी? x प्लस 3 इंटू, और ले लो अब इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। और अब इनका कर दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना सबको आता है, x इंटू एक्स, एक्स इंटू 29, 3 इंटू एक्स और 3 इंटू 29। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और x इंटू 29 क्या हो जाएगा? 29x,
और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x एंड 29 3 जा क्या हो जाएगा अब बोलती 1 57। हाँ एक्स स्क्वायर 29 एंड 3 30 एक्स प्लस 57। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमको बुक में कितना गिवन है क्वेश्चन में हाँ 87। हाँ 19 का हो गया वो ठीक है इक्वल टू 360 गिवन है 306 360 है क्या मैंने क्या देखा फिर अच्छा मैंने ये देख लिया 306 360 और उसके आगे डाल देते हैं गिवन ये गिवन है चलिए तो हमारे प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट से इक्वेट कर देते हैं दैट इज हमारा प्रोडक्ट कितना आया था एजेस का एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 360। तो ये बन चुकी है वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और 360 को यहाँ बुला लेंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा माइनस 360 उधर क्या बचेगा 0 सॉल्व कर देते हैं और काम हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 सॉल्व करना जरा माइनस का 273 सही है ठीक है इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या गलत है हाँ बताओ हाँ प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोला था इसीलिए प्रेजेंट एज को एक्स माना अब सुनो उसकी भी बात करेंगे अभी देखो ये जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी तो अपन ने बनाई है 4.2 चल रही है 4.1 चल रही है 4.2 से अपन इसको सॉल्व भी करेंगे सॉल्व करने का मतलब होता है इस इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना ये होता है सॉल्व करने का मतलब तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी x क्या है रोहन की प्रेजेंट एज तो रोहन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी ना तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम करेगी ना हालांकि अभी सॉल्व नहीं कर रहे अपन लेकिन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू से रोहन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी हमारा काम हो जाएगा तो ये इक्वेशन करेक्ट है ठीक है दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन वही सेम चीज अब फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है तो ध्यान से पढ़ लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो और कल आते पहले वही चेक होगा सब अपना अपना पढ़ लो हाँ क्या इसका जो फोर्थ पार्ट है देख लो सब लोग और कोई डाउट हो तो पूछ लो स्पीड डिस्टेंस का है क्या तो डाउट ही डाउट होंगे क्या बता दूं कल बता दूं लेकिन सब लोग घर से ट्राई करके आएंगे अपने अपने इक्वेशन बना के आएंगे हाँ ठीक है ना चलिए तो काफी है बाकी कल करते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव अ नाइस डे